नमस्कार। कहते हैं कि बदलाव जो है वो प्रकृति का ही एक नियम है। यानी प्रकृति भी समय के साथ अपने में परिवर्तन करती है। देखते हो ना, जगह जगह बाढ़, सूखा, अकाल सब कुछ होता है। कहीं नई नई जगह निकलती हैं, यानी पर्वत पठार मैदान बनता है। तो कहीं पर समुद्र सूखता है, जैसे अरल सागर वगैरह का नाम सुना होगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति कहती है कि समय के साथ अपने को बदलते रहो। जैसे एप्पल वगैरह चलाते हो, आईफोन, तो देखते हो कि आईफोन 7, आईफोन 8, ये क्या है? अपडेटेड वर्जन। यानी जो पिछला लिए हुए हो उसी में सुधार किया गया है, यानी नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। तो परिवर्तन हर समय जरूरी होता है। क्यों परिवर्तन इसलिए जरूरी होता है? ताकि नई चीजों को हम समय के साथ जोड़ सके अपने में, और पुरानी चीजें जो पीछे पीछे चली आई हैं हमारे साथ, उनको हटा भी सके यदि वो गलत हैं तो। हर पुरानी चीज गलत नहीं होती। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो पुराना है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो गलत है या उपयोग के लायक नहीं है। लेकिन परिवर्तन का एक सीधा सीधा सिद्धांत है कि समय के साथ हर किसी को अपने में परिवर्तन करना होता है। जैसे देखते होगे, बचपन में छोटे से रहते हैं, समय के साथ शरीर का विकास होता है, और शरीर के विकास के साथ ही धीरे धीरे बुद्धि का भी विकास होता है। हालांकि बुद्धि का विकास सभी लोगों में एक समान हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत कम उम्र में बहुत योग्य होते हैं। जैसे आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, जो यूट्यूब में छाए रहते हैं, एक छोटे से युवा जिनके पास जनरल नॉलेज का अच्छी खासी समझ है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही, मतलब अपने जीवन की चरम अवस्था में होते हैं, उसके बावजूद भी दिमाग बहुत छोटा होता है, यानी हरकतें बच्चों की तरह। अभी त्योहार गुजरा है ना, होली, देखे होगे 35 साल, 40 साल, 50 साल के लोग होली खेलते हैं मार कपड़ा फाड़ कर, कहीं कीचड़ फेंकते हैं किसी के घरों में। ये बहुत होता है। ये कोई ना समझ लोग नहीं है, इनके पास भी दिमाग है। हालांकि दिमाग का उपयोग कैसे करना है, इसमें कहीं उनको कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, कहा जाता है कि जो अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं करता है, या तो वो पीछे छूट जाता है, या तो फिर वो टूट जाता है। जैसे वो एक मूवी आया था ना, पुष्पा, उसमें कहता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो देखिए, झुकेगा नहीं तो टूटेगा, यही होता है। अभी वर्तमान में ये परिवर्तन शब्द इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम तो सुना ही होगा। एक संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसके निर्माण की बात की गई है। और इसका काम है नियुक्तियां करना, बल्कि ये कहिए कि रिक्रूट करना। यानी राज्य के अंदर अलग अलग पोस्ट, जो ऊंची पोस्ट हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों का चयन करना। ये खाली चुनता है। और नियुक्ति कौन करती है? गवर्नमेंट। यानी ये मत कहिएगा कि आयोग नियुक्ति करता है, ये रिक्रूट करता है, एग्जाम कराता है, और योग्य अभ्यर्थियों को इकट्ठा करके सरकार को सौंप देता है कि लीजिए आप इनको इनकी योग्यता के हिसाब से अलग अलग पद दीजिए। इसने एक बड़ा परिवर्तन किया है यूपीपीएससी के सिलेबस में। यूपीपीएससी यूपीपीएससी द्वारा कराया जाने वाला एक एग्जाम है, पीसीएस। इस पीसीएस में कुछ वर्ष पहले सुना होगा कि परिवर्तन किया गया था, और इसके सिलेबस को यूपीएससी के जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। ये कहिए कि एज इट इज यूपीएससी के जैसा ही बनाया गया था। लेकिन 4 से 5 साल ही गुजरा और फिर परिवर्तन की डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे समय से क्या हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, धरना दिए जा रहे थे, आवाज उठाई जा रही थी जगह जगह। तो इसमें वही चेंजेस हुए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें ये चेंजेस जो हुए हैं, नए सिलेबस की आवश्यकता क्या थी? सही बात है, 5 साल पहले सिलेबस बदले थे, ऐसा क्या हो गया कि फिर से सिलेबस बदलना पड़ गया? कुछ ना कुछ तो बड़ी वजह रही होगी। तो पहले जानेंगे कि परिवर्तन क्यों हुआ। परिवर्तन क्यों हुआ, इसका जवाब मिलेगा इस प्रश्न में कि जो पिछले सिलेबस था उसमें समस्याएं क्या थी। तो देखिए, जो पिछला सिलेबस था, सबसे पहली बात तो वो यूपीएससी के सिलेबस की तरह था। यूपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है, और पूरे देश में एक सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था जो देश के सबसे बड़ी पोस्ट, ए ग्रेड की पोस्ट के लिए अभ्यर्थियों का रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, तो यूपीएससी के सिलेबस के जैसा बना दिया था। अब दिक्कत क्या हुआ, अब अपना उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम था, ये बन गया था मिनी यूपीएससी। यानी यूपीएससी की जो तैयारी करते थे वो सभी लोग लगभग यहाँ आकर बैठा करते थे, किसमें? यूपीपीएससी के एग्जाम में। और इसलिए क्या हुआ, समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि जो लोकल यूपी के होते थे या फिर जो यूपी की ही तैयारी करते थे, उन लोगों की एंट्री कम होने लगी। क्योंकि यूपीएससी वाला जान ही रहे हो, ज्यादा पढ़ रहा होगा, दिन रात
अलग अलग तरीके से स्मार्ट वर्क भी करते हैं। यहाँ पहले कहा जाता था कि रट्टा मारकर भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता था। यूपीएससी में आपको स्मार्ट वर्क करके ही एंट्री मिलती है। प्री ही उसका इतना डिफिकल्ट होता है कि एक से एक धुरंधर प्री से ही बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये था कि जो यूपीएससी में योग्य अभ्यर्थी थे और जो नहीं पहुंच पा रहे थे किसी तरह, वो यहाँ पहुंच जाते थे। अब समस्या बढ़ गई सरकार के सामने कि अलग अलग स्टेट के जो लोग थे वो यहाँ यूपी में बहुत बड़ी संख्या में आ गए। अब देखिए, एक एग्जाम पूरे देश के लिए होता है, वो है यूपीएससी। उसके माध्यम से ए ग्रेड की पोस्ट के लिए अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग जिलों में। लेकिन समस्या ये था कि राज्य के जो लोग हैं, कम से कम उसके नीचे वाली जो पोस्ट होती है, जैसे डीएम के नीचे होता है एसडीएम, एडीएम, इन पोस्ट पर कम से कम उसी राज्य के अगर लोग रहे तो होता है ना। अब जैसे मान लीजिए आप रहते हैं जिस मोहल्ले में, अब उस मोहल्ले की समझ आपको ज्यादा होगी कि दूसरे मोहल्ले वाले व्यक्ति को, जाहिर सी बात है आपको। इसीलिए ये माना जाता था कि अगर स्टेट का ही कोई व्यक्ति वहां रहे उस पोस्ट पर तो उसको वहां की स्थानीय समझ ज्यादा रहेगी। लेकिन जब एंट्री इन लोगों की होने लगी तो ये समस्या बढ़ती गई और एक गैप बढ़ता गया। इसी को आधार बनाकर हुए प्रोटेस्ट शुरू। अब वैसे भी इलाहाबाद को तो जानते ही हैं, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। आप तो वहां प्रोटेस्ट एक आम बात है, तुरंत आयोग को घेरने लगते हैं, आयोग के आसपास चारों ओर बैठ जाते हैं। जब लाठी वगैरह चलता है पुलिस का तो फिर जो होता है वो सब जानते ही हैं। तो देखिए, पहली चीज तो ये समस्या थी। दूसरा था स्केलिंग की समस्या। अब देखिए, जो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं, आर्ट का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट जो लिए हैं, सीधी बात है कि इसमें आप टू द पॉइंट भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन नंबर आपके कटेंगे। अब ये बताइए, एक व्यक्ति जो मैथ से एग्जाम दे रहा है, ऑप्शनल पेपर जो होता था उसकी बात कर रहे हैं, एक का वैसे मैथ है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, वो पेपर लिख रहा है पूरा का पूरा, एक तरफ हिस्ट्री वाला लिख रहा है, तो ये बताइए नंबर किसको अच्छे मिलेंगे? सीधी बात है, नंबर तो मिलेंगे साइंस बैकग्राउंड वाले को। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर काटे ही कम जाते हैं। कम क्या, बल्कि ये कहिए कि अगर मैथ का क्वेश्चन करेक्ट है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम एक हो गया, स्केलिंग का प्रॉब्लम। दूसरा था यूपी के अनुरूप नहीं था। जैसा कि बताया कि डीएम, एसडीएम या इसी तरह के जो अधिकारी होते हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन मतलब जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि स्थानीय समस्याएं, जो लोकल की समस्याएं थी जमीनी स्तर की, उससे दोनों के दोनों परिचित थे। पता पड़ा कि मध्य प्रदेश से आया हुआ है कोई एसडीएम, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति जो एसडीएम बना यूपी में, और डीएम तो वैसे भी किसी दूसरे स्टेट का है। तो ये दोनों पता ही नहीं है कि जमीन में हो क्या रहा है, ना तो ठीक ठाक तरीके से भाषा आ रही है। हालांकि भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑलरेडी ट्रेनिंग पीरियड में, वो सब अलग मसले हैं, लेकिन फिर भी उतने बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था लोगों के साथ इनका। तो एक समस्या ये थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था पिछले रिजल्ट। अगर पिछले रिजल्ट आप देखेंगे तो लगातार यूपी के लोगों का ही डिक्लाइजेशन दिखाई देता है, यानी यूपी के लोगों की ही इसमें क्या हुई, संख्या कम हुई है। जब इस तरह का चीजें हुई तो इसलिए जरूरत पड़ी नए सिलेबस की। और नए सिलेबस में जानने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अभी सिलेबस क्या था पहले। तो देखिए, सिलेबस अगर हम बात करें तो यूपी पीएससी का एग्जाम 3 स्टेप में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू भी बेसिकली मेंस का ही पार्ट है। तो देखिए, जब प्री की बात करेंगे तो 2 पेपर होते हैं, कुल 2 पेपर। एक पेपर होता है जीएस यानी जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सी सेट का। जनरल स्टडीज का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस टेक और करेंट, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं इसमें यूपी। ये क्वेश्चनों की संख्या रहती है 150। ये 150 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स से। कितना? 200 मार्क्स से। और दूसरा पेपर होता है सी सेट का। सी सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सभी विषय से। इसके अलावा संप्रेषण वगैरह टॉपिक से रहते हैं। संप्रेषण इसका मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इससे रहते हैं 100 क्वेश्चन, ये भी रहते हैं 200 मार्क के। लेकिन ये होता है दूसरा क्वालिफाइंग नेचर, यानी खाली 33% नंबर लाओ और एंट्री ले जाओ। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये 33% नंबर नहीं आते हैं तो भले ही इसमें पूरे प्रदेश में टॉप कीजिए, यानी 200 में से 200 नंबर लाइए, कोई काम के नहीं। क्यों? ये कॉपी ही नहीं इसका चेक होगा, मतलब ही नहीं इसका कुछ। यानी इस पे 33% लाना बहुत जरूरी है। अब बहुत से धुरंधर इसमें भी अटक जाते हैं।
देखिए प्री के बाद होता है मेंस पेपर। मेंस पेपर ही मुख्य पेपर है। मेंस का मतलब ही होता है मुख्य परीक्षा। देखिए इसमें खाली पास हो जाइए और इसमें कट ऑफ क्लियर कीजिए जितना भी जाता है, उसके बाद आपको मिलेगा मेंस में एंट्री लेने का मौका। अब मेंस के सभी पेपर लिखित होते हैं, यानी इसमें क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते हैं और यहाँ गोला भरो अभियान चलाना होता है, यानी गोला भरने होते हैं। ये भी बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी गोला भराओ किस्मत के भरोसे। कुछ लोग तो होते हैं बड़े बुद्धिजीवी। एक बार एग्जाम देने गए तो वहां देखा कि बगल में जो लोग बैठे हुए थे, एक बैठा हुआ था लड़का, और पेपर आने से पहले ही जो ओएमआर सीट होता है उसमें 200 गोले थे, तो उसने 200 के 200 गोले भर दिए। अब बाद में पता पड़ा क्वेश्चनों की संख्या तो 150 ही है, क्योंकि पेपर बाद में आया था। तो जो ऐसे बुद्धिजीवी रहते हैं उनको थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो देखिए मेंस में सबसे पहले होता है हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर यानी सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, वर्तनी या फिर शब्द विलोम, पर्यायवाची, गद्यांश, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं 150 नंबर की। इसमें अच्छा स्कोर करते हैं यूपी वाले, क्यों? क्योंकि यूपीएससी वालों के लिए जैसा कि बताया ना सहूलियत थी, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी की तरह था। लेकिन यही एक ऐसा विषय था, कौन सा, सामान्य हिंदी, जिसमें यूपी के लोगों की पकड़ काफी अच्छी रहती थी। उसके बाद बात करेंगे निबंध। निबंध में भी जाहिर सी बात है कि किसको वेटेज ज्यादा मिलता था, उत्तर प्रदेश के लोगों को। क्यों? क्योंकि भाषा कौन सा, हिंदी, तो रगड़ दे देते। अब लेकिन यहाँ निबंध वो नहीं आता है कि काऊ पे निबंध लिखिए। होता था ना कक्षा 8 तक एक ही निबंध सिखाया जाता था, काऊ पर लिखिए। आप किसी भी स्कूल में जाइए आजकल, जिन लोगों में हम लोग पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े स्कूलों को छोड़ दीजिए, तो वहाँ कक्षा 5 से शुरू होता है एक निबंध जिसको बोलते हैं काऊ पे निबंध। और कक्षा 8 आ जाता है, वही काऊ पढ़ते पढ़ते 4 पैल होते हैं, अब पता नहीं क्या लिखाते हैं, गाय गोबर देती है। तो देखिए इसके बाद होते हैं जीएस के पेपर, यानी जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, और प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब आप कहेंगे पेपर 1 में कौन कौन से विषय आते हैं, 2 में कौन कौन आते हैं? देखिए हो जाएगा बहुत बड़ा, हालांकि बताना चाहिए था लेकिन यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम जिस मुद्दे पर बेसिकली आना चाहते हैं कि जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो ये सिलेबस कुछ नहीं बदला है। अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो वहाँ सिलेबस बदला है। लेकिन एक बार समझ लीजिए कि पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में पूछा जाता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इनको मिलाकर आता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड है। इन सभी को मिलाकर बनता है पेपर 1। पेपर 2 बनता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके अलावा सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। पेपर 3 में जाएंगे तो पेपर 3 बनेगा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के अलावा इन्वायरमेंट, डिजास्टर या मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी। और लास्ट पेपर होता है चौथा पेपर, इसको बोलते हैं, वो होता है एथिक्स का। अब एथिक्स में क्या होता है, ये बात की बात है, जब उस पेपर की बात की जाएगी तब बताया जाएगा। उसके अलावा जहां बदलाव हुआ उसको समझिए। इन चारों पेपरों के अलावा 2 पेपर होते थे ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक विषय, यानी शुरुआत में ही आपको चुनना होता था कि हम किस एक विषय से पेपर देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये श्रृंखला दरअसल आयोग खुद बताता है, 16-17 विषय जो भी देता है कि इनमें से आपको एक विषय चुनिए, उस विषय के आपको 2 पेपर देने होते थे। लेकिन इसी को लेकर विवाद था। अब जो व्यक्ति हिस्ट्री में दे रहा पेपर, वो लिख लिख कर थक जाता था एकदम। जो मैथ में दे रहा वो मजे से आराम से छापाता था और पूरे के पूरे नंबर मिलते थे आराम से। तो सीधी बात है, यहाँ इतिहास वाला लिख लिख के हुमायूं, अकबर, बाबर कर रहा, उसके नंबर भी कट रहे हैं बेचारे के। जो लिख के आ रहा मैथ में सवाल खटाखट खटाखट, चाहे का पूरा दनादन नंबर। तो ये भेदभाव जो था, इसी के चलते मांग उठा कि इसको हटाओ। तो कहा हटाएंगे तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। तो कहा एक काम करो, इसकी जगह यूपी स्पेशल जोड़ो, यानी उत्तर प्रदेश का स्पेशल। तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश स्पेशल पहले नहीं पूछा जाता था क्या? पूछा जाता था। तो पेपर 1, 2, 3, 4 देख रहे हो, इन सभी पेपरों में नीचे लिखा हुआ होता था उत्तर प्रदेश के संबंध में। जैसे पेपर 1 है, वहां लिखा होता था उत्तर प्रदेश के संबंध में जलवायु विशेष, मिट्टियां, इस तरह से खेती। पेपर 2 में भी लिखा होता था, 3 में भी, 4 में भी। इन सभी को क्या किया, समग्र रूप से एक किया और डाले 2 पेपर, जिसको कहा गया पेपर 5 और पेपर 6। तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो। एक में बताएंगे पेपर 5 के बारे में, जिसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे उसको आसान भाषा में समझना है, और क्यों किस क्रम में जोड़े गए ये भी समझेंगे। इसके बाद है पेपर 6। पेपर 6 जो है वो भी यूपी स्पेशल है।
इन दोनों के मार्क्स भी 200 हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगला वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका अगला वीडियो होगा, उसमें पेपर 5 की चर्चा होगी, यानी यूपी स्पेशल का पहला पेपर। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा, यानी तीसरा वीडियो, उसमें बात करेंगे पेपर 6 की, यानी यूपी स्पेशल का और अगला वीडियो। इसके बाद होता था पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। इसमें नंबर 100 नंबर का होता है इस समय, हालांकि पहले ज्यादा नंबर का होता था, लेकिन देखा कि यहाँ भेदभाव होने लगा, तो फिर आयोग से कहा कि नहीं नहीं 100 नंबर इनको करो, इनके हाथ में 100 नंबर सौंपो, ये 100 नंबर में ही जज करें कि क्या कैसा करना है किसके साथ। ठीक है, अब तो ये होता है, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। जाओगे तो देखेंगे चलता, अब कुछ लोग तो हवा बनाते हैं, कहेंगे यूपीएससी या पीसीएस में इंटरव्यू देने जो जाते हैं, वो ये देखा जाता है बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। अरे सब बहुत दूर की बात है, वो खाली ये देखते कि योग घोष पद के या नहीं, उठने बैठने से नहीं है। अब का मतलब हर जिलाधिकारी एक से चलता है क्या? उनको ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है चलने की, कैसे चलना है? सबका अपना अपना रहता है। ये देखा जाता है कि उस पद लायक है या नहीं, संभाल पाएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से बोझ पड़ गया, 10 मंत्री आ गए अगर जिले में तो बौखला गया, पता पड़ा उठ पटांगी आदेश देने लगा, ऐसा तो नहीं है। ये सब देखा जाता है। तो ये 100 नंबर का, इस तरह कुल मिलाकर हो जाते हैं 1600 मार्क्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बताना था। ये शुरुआत इसलिए जरूरी थी ताकि ये बता पाए कि हम बताना क्या चाहते हैं, जो पेपर में चेंजेस हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ठीक ठाक लगा होगा। इसके बाद मेन वीडियो जो है वो अगला वीडियो है। चलिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा किसी तरह डायग्राम में सजा लीजिए, काम आएगा बुढ़ापे में, क्योंकि 50-60 साल तो ले ही जाता है यूपीपीएससी।